नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तोमर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। शायद बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और अपराध की दुनिया में कदम रखने का कारण ही उसका पुलिस थी। दोस्तों, पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें अपराध से बचाती है, अपराधियों को पकड़ती है और अपराध करने से पहले हमारे मन में एक भय होता है कि पुलिस हमें बचा लेगी या अगर कोई हम गलत काम करते हैं तो पुलिस हमें नहीं करने देगी और हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। पुलिस का एक ऐसा आईना लोगों के सामने रहता है कि जो नए युवा होते हैं वो अपराध की तरफ कदम रखते हैं तो पुलिस उनको क्या है, पुलिस उनके लिए एक रोल मॉडल होती है कि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें और वो अपने आप को डर से समझ लीजिए या जैसे भी आप समझ सकते हैं। मतलब पुलिस का एक रोल ऐसा होता है कि अपराध की दुनिया में जाने वाले कदम ठिठक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसका अपराध की दुनिया में कदम रखने का कारण ही पुलिस है। पुलिस ने ही उसको उकसाया, अपराध की दुनिया में उसको पहुंचाया है और वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना और किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर हुआ और पूरे भारत में उसका डंका बजा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी उससे कांपता था और आखिर में उस डॉन का क्या हुआ तो पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जानकारियाँ दोस्तों दूसरों तक पहुँचाई करी जाएगी। एक जानकारियाँ ऐसी होती हैं कि समाज में इनका एक अच्छा प्रभाव जाता है, लोगों तक कहानियाँ पहुँचती हैं तो समाज में सामंजस्य बना रहता है। हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिससे जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले नवयुवा हमारे जो भटक जाते हैं वो जुर्म की दुनिया में ना आ जाए और एक अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और उनका डॉन का अंत या किसी अपराध का अंत क्या होता है दोस्तों, वो सभी को मालूम है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी का मुख्य पात्र आज जो है उसका नाम है दोस्तों किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव का जन्म दोस्तों गाजीपुर में हुआ था और एक एजुकेटेड फैमिली के वो सदस्य थे, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके भाई आर्मी में कर्नल थे और उनके पिताजी भी प्रिंसिपल की पोस्ट पर व्यवस्थित थे। तो ये पूरा वाकया कैसे घटा, कैसे बबलू श्रीवास्तव ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, कैसे वो किडनैपिंग किंग बना, उसका मैं पूरा वाकया आपको बताऊंगा। कैसे कैसे उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। वैसे तो उन्होंने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है बबलू श्रीवास्तव की अधूरी कहानी। तो वो कहानी क्या पूरी करना चाहते थे, क्या अधूरा रह गया, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उनका एक छोटा सा हम सार आज की वीडियो में बताएंगे। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से अपहरण किए, कैसे कैसे किए, उनका पूरा लेखा जोखा हम आप तक हमेशा कोई ना कोई वीडियो हम बनाएंगे, उसमें डालते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य एक डॉन को फैलाना या डॉन का प्रचार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार कोई भी जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, उसका क्या कारण होता है और उसका क्या अंत होता है, वो हमारा मेन उद्देश्य है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पब्लिक को पता होना चाहिए कि कैसे मूर्ख बना के लोग उनको लूटते हैं, लोग किडनैपिंग करते हैं और कैसे लोग उनके बहकावे में आकर रुपया, पैसा, जेवरात, गहने उनको दे देते हैं। तो हमारा आज का मकसद क्या है? हमारा आज का मकसद है समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बबलू श्रीवास्तव के बारे में और पूरा उनका चिट्ठा हम आपके सामने खोल के रखेंगे, पूरी जीवनी खोल के रखेंगे। कैसे वो डॉन बना, कैसे वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके बाद भी आपराधिक किस्म की जो उसने प्रवृत्ति थी वो अपना ली थी, कहाँ से वो हथियार लाता था, कौन कौन उसके गैंग में थे, वो पूरा आपको हम किसी ना किसी वीडियो में बताते रहेंगे। और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको जो है हम बताएंगे। तो जो अभी एक वेब सीरीज़ आई थी भोकाल 1 और भोकाल 2, 2 पार्ट में वेब सीरीज़ आ चुकी है। इसमें पुलिसिंग दिखाई गई है कि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और पुलिस का एक अच्छा चेहरा उसमें दिखाया गया है। हालांकि जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी थे नवनीत चिकेरा जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम भी किया था। मुजफ्फरनगर अपराध का एक गढ़ बन चुका था, अपराध के गढ़ को उन्होंने वहाँ से हटाया था, अपराध को वहाँ से ख़त्म किया था। तो उसमें काफ़ी सारे जो
मेरे परिचित हैं, जैसे अभी इंस्पेक्टर हो चुके हैं पवन शर्मा जी, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। और विनोद सिरोही जी जो अभी STF नोएडा में वो डिप्टी SP के पद पर हैं। और भी कई सारे लोग जो उस टीम में थे। जितेंद्र कालरा जी इंस्पेक्टर हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग दोस्तों इनमें ऐसे हैं जो मेरे परिचित हैं और मैं काफ़ी अच्छे से उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम उन्होंने किया है, अपराध को ख़त्म किया है। अपराध को ख़त्म करना ही मूल उद्देश्य पुलिस का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जैसे पांचों उंगलियां दोस्तों बराबर नहीं होती, तो ऐसे ही सब पुलिस वाले भी बराबर नहीं होते। कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने में, जिससे कोई व्यक्ति आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति अपना लेता है और समाज में एक गलत संदेश पहुंचाता है और गलत काम करने लग जाता है। तो दोस्तों उस बारे में बात हम करते हैं, चलते हैं कहानी की तरफ। तो आइए दोस्तों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपसे मेरी बार बार विनती रहती है, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, आपको अलग अलग वीडियोस देते रहें, अलग अलग कहानी आपके सामने लेके आते रहें। और दोस्तों बबलू श्रीवास्तव का जो नाम था वो ओम प्रकाश श्रीवास्तव था और वह यूपी के गाजीपुर ज़िले का रहने वाला था। गाजीपुर ज़िले के आमघाट कॉलोनी में ही उसका घर था। और उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ प्रताप था और वो एक प्रिंसिपल थे GTI कॉलेज में। तो उनके एक भाई थे विकास श्रीवास्तव जो आर्मी में कर्नल हैं। और बबलू भी दोस्तों पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था और वो भी उनकी तरह एक आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता था या फिर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था। बबलू श्रीवास्तव जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और 1982 की बात है जब छात्र संघ के चुनाव होने तय हुए थे और उनका एक साथी भी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा। इसी दौरान दोस्तों चुनावी झगड़ा हुआ और एक छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल छात्र का जो संबंध था दोस्तों वो लखनऊ का एक लोकल माफिया अरुण शुक्ला उर्फ अन्ना से था। इस मामले में दोस्तों अन्ना ने पुलिस के साथ सेटिंग करके बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया गया और यह बबलू के खिलाफ पहला आपराधिक मामला। जब बबलू श्रीवास्तव जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया तो अन्ना के कहने पर कुछ दिन बाद पुलिस ने उसे फिर से स्कूटर चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। इसके बाद दोस्तों बबलू के घर वालों ने उसकी जमानत नहीं करवाई और बबलू 2 हफ्तों तक जेल में रहा, क्योंकि बबलू के घर वाले उससे नाराज़ थे। एक एजुकेटेड फैमिली थी और बबलू इस तरह की घटनाओं में लिप्त हो गया था। घर वालों को नहीं पता था कि पुलिस किसके कहने पर यह काम कर रही है और क्या बबलू ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं उससे नाराज़ थे, तो इसलिए घर वाले उसकी ज़मानत नहीं करवा रहे थे। और जब बबलू फिर 2 हफ्ते बाद जेल से छूटकर फिर आया तो पुलिस उसको बार बार वाहन चोरी के आरोपों में घेरने लगी और उसको जेल भेजने लगी। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है एक प्रताड़ना की। पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर जब कहीं भी कोई चोरी की घटना होती तो उसमें बबलू को उठा के जेल भेज दिया। दोस्तों बात आती है आगे बढ़ने की। अन्ना के विरोधी गैंग जो रामगोपाल मिश्र थे, अन्ना का विरोधी था लखनऊ में, उसकी एक गैंग थी, उसमें उसने बबलू को शामिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों बबलू किडनैपिंग की तरफ चल निकला और उसने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात इनमें किडनैपिंग करके किडनैपिंग किंग अपने आप को साबित कर दिया। छोटे मोटे गैंग भी किडनैपिंग करते और बबलू को पकड़ सौंप देते थे। बबलू उनसे उगाही करता था और उनका कुछ हिस्सा उन छोटे गैंग को दे दिया करता था। तो यहाँ से शुरुआत होती है बबलू के किडनैपिंग किंग बनने की। 1984 से शुरू हुआ उसका ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और पूरी यूपी में उसका डंका बज चुका था। उसके बराबर कोई उगाही करने वाला नहीं बचा था और किडनैपिंग से पूरी पुलिस महकमा बर्बाद हो चुका था। पूरा पुलिस महकमे की थू-थू हो चुकी थी। पुलिस को तो केवल बस एक ही चीज़ नज़र आती थी, बबलू श्रीवास्तव को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन बबलू बहुत शातिर था दोस्तों। उसका ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, ये बबलू की जो दिमाग थी उसकी उपज थी कि किस प्रकार वो अपने घटनाओं को अंजाम देता था कि पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती थी और वो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे
रहता। यूपी समेत कई राज्यों में दोस्तों अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे कई संगीन मामले उसमें मुकदमे दर्ज बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ हो चुके थे। बबलू श्रीवास्तव पुलिस से बचने के लिए एक कथित तांत्रिक चंद्रा स्वामी से भी मिला था, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों बबलू नेपाल चला गया क्योंकि पुलिस का शिकंजा कस चुका था और उसका यहाँ से भागना ही उचित था। तो नेपाल जाने के माफिया डॉन और राजनेता दिलशाद बेग ने उनकी जानकारी 1992 में अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से करवाई, जो दुबई में रहता था। दाऊद से मिलने के बाद बबलू श्रीवास्तव की पहचान इंटरनेशनल डॉन के रूप में होने लगी थी, इंटरनेशनल माफिया के रूप में होने लगी थी और उसके बाद बबलू तस्करी में भी लिप्त हो गया था। 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद की भूमिका होने के बाद छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव दोनों ने दाऊद का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव कभी भी इस तरह के जो क्रियाकलाप थी उनमें दाऊद का साथ देने के लिए कभी तैयार नहीं था और उसने वहाँ से उसका दाऊद का साथ छोड़ दिया था। और दाऊद का साथ छोड़ने के बाद दाऊद की कंपनी डी कंपनी के सीधा निशाने पर बबलू श्रीवास्तव आ चुका था। अब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर की हत्या के मामले में भी बबलू का नाम सामने आया। आरोप लगा कि बबलू, उसके साथी मंगे और सैनी ने पुलिस कमिश्नर को गोलियों से भून। इस मामले में उसे उम्र कैद सुनाई गई। जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अपने ऊपर एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है अधूरी कहानी, बबलू श्रीवास्तव की अधूरी कहानी, जिसमें दाऊद का भी जिक्र है, दाऊद के साथ उसने काम किया और कैसे वो दाऊद से अलग हुआ, क्यों दाऊद से उसकी दुश्मनी हुई, इसका भी जिक्र उसने अपनी किताब में। श्रीवास्तव के ऊपर एक फिल्म भी बननी थी जिसमें अरशद वारसी मुख्य भूमिका में बबलू श्रीवास्तव का किरदार निभा रहे थे। अब वो फिल्म किसी कारण से ठंडे बस्ते में चली गई है, वो फिल्म शुरू नहीं हो पाई। 1995 में बबलू को नेपाल से मॉरिशस जाते हुए पकड़ा गया था। मॉरिशस में जब बबलू की फ़्लाइट उतरी तो तब वहाँ पे बबलू को पकड़ा गया था और इसकी सीधी जानकारी बबलू श्रीवास्तव ने जो दी है, जो बताते हैं, अपनी किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है, उसके बारे में बताते हैं कि इसमें दाऊद का हाथ है। दाऊद को जानकारी थी कि कब बबलू नेपाल से मॉरिशस के लिए जाने वाला है और दाऊद की कंपनी को जो सबसे बड़ा खतरा था वो बबलू श्रीवास्तव से था। इसलिए इसने इंटरपोल या जो वहाँ की लोकल एजेंसियाँ थी उनको घटना की सारी जानकारी दी कि कैसे वो पासपोर्ट बदल के कैसे गलत तरीके से नेपाल से मॉरिशस में पहुँचा है और इंडिया में उसके खिलाफ़ 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले चल रहे हैं। तब उसको हमारे यहाँ से पुलिस जाके प्रत्यर्पण करके वहाँ से जो संधि थी हमारी मॉरिशस से, वहाँ से लेकर आती है और जो भारत में 60 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे उनके ऊपर उसका केस जो ट्रायल चलता है, शुरू होता है, उसमें कई मामलों में उसे उम्र कैद होती है। दोस्तों, जहाँ तक बात है बबलू श्रीवास्तव ने हत्याओं के मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने अपने पूरे जीवन में कोई हत्या नहीं की है, कोई भी असली हथियार कभी यूज़ नहीं किया है। हमेशा टॉय वेपन उसने अपनी फिरौती के लिए या अपहरण के लिए यूज़ किया है। तो दोस्तों, इतना माफिया डॉन होने के बाद भी वो हमेशा टॉय गन यूज़ करता था। हमारा जो उद्देश्य है वो यही बताने का था आपको कि दोस्तों, सामने एकदम से अपराध जब होता है हमारे सामने तो अपराध जिसके साथ हो रहा है वो भी डर जाता है और हम देख रहे होते हैं, हम भी डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बबलू श्रीवास्तव ने जैसे कभी अपने पूरे जीवन में कोई असली हथियार इस्तेमाल नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई और उसके बावजूद उसने करोड़ों रुपए की उगाही की है केवल अपहरण से। तो देखिए कितना उसने शातिर दिमाग लगाया था। उसकी सारी कहानियाँ तो अभी यहाँ बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में फिर वीडियो बनाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो हम नहीं बनाते हैं तो उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।
हो सकता है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, आप उसको शेयर करें। अगर समाज में एक अच्छा संदेश देने वाली है तो आगे तक पहुंचाएं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारी कोई भी वीडियो जो हम बना रहे हैं उसका समाज में एक अच्छा संदेश जाए। अंत में आपको बताते हैं दोस्तों कि बबलू श्रीवास्तव आज जेल में बंद है और जो उसके द्वारा किए गए अपराध हैं उसकी सज़ा वो भुगत रहा है। एक अपराधी अपराधी ही होता है दोस्तों। आज अपराधी है, जेल में है, लेकिन आज वो जेल को ही सबसे सुरक्षित जगह मानता है अपने लिए, क्योंकि उसको पता है कि बाहर आएगा और दाऊद की कंपनी के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद उसके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उनका शिकार बन जाएगा, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव आज डी कंपनी के सीधा निशाने पर है। बबलू को जब भी जेल ले जाया जाता है, पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना के दोस्तों ले जाया जाता है। ये डर देखिए। कई बार जेलर ने बताया कि उसको जो खाना दिया जाता है वो हमेशा पहले जेल स्टाफ चेक करता है, तब उसको खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि दाऊद कंपनी दोस्तों उसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। उसके गुर्गे जेल में भी बंद हैं, उसको जेल में भी जहर दिया जा सकता है। तो ये बहुत सी संभावनाएं हैं कि उसको खाने देने से पहले जेल के स्टाफ को खाना खिलाया जाता है, तब उसके बाद बबलू को खाना परोसा जाता है। कई बार वो लजीज व्यंजनों के लिए भी जेल अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसको देने से मना कर दिया। हालांकि जेल अधिकारी कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव सुरक्षित है, ऐसा कोई खतरा उसे नहीं है, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई खाना दिया जाता है तो उसको प्रॉपर चेक करके दिया जाता है। तो दोस्तों, लेकिन एक अपराध करने के बाद एक अपराधी कितना भय फील करता है अंदर से, कितना डर उसको रहता है, ये बबलू श्रीवास्तव को देख के भी समझा जा सकता है कि वो आज जो अपराधी नेपाल से डर के मॉरिशस भाग रहा था, आज वो जेल को अपना सुरक्षित ठिकाना मान के बैठा है। तो मेरी युवाओं से अपील है कि किसी भी अपराध की तरफ ना जाएं, 10 बार सोचें, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले 10 बार सोचें। रास्ता दोस्तों आप चले तो जाओगे, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। बहुत ही अपराध का कभी इतिहास सही नहीं रहा है। अपराध एक क्षणिक सुख हो सकता है कि आपको क्षण भर के लिए कोई सुख मिल जाए या इच्छा पूर्ति क्षण भर के लिए आपकी हो जाए, लेकिन दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि अपराधी का अंत क्या होता है, तो शायद आप नहीं कभी अपराध की तरफ देखेंगे, अपराध की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।